सो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? और सब ठीक ठाक? सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला लेक्चर, सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो माई सेल्फ राकेश यादव and we are here to study the chapter solution, and we are going to start our lecture number 5 in which we will discuss about the types of solution. types of solution की बात करेंगे। so types of solution स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जो भी इस चैप्टर में बात की है वो मेनली हम होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए ही बात कर रहे हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखो, होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए ही आप बात कर रहे हो। ओके, मीन्स सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व इनसाइड द सॉल्वेंट। होमोजीनियस इन द सेंस सॉल्यूट जो है पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, इसी के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, दैट इज कि जो सॉल्यूशन होता है विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन में, सपोज मैं यहाँ बनाऊँ, जब किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट वन सॉल्वेंट प्लस वन सॉल्यूट अगर हो, एक सॉल्वेंट हो और एक ही सॉल्यूट हो, तो उस सॉल्यूशन को आप बोलते हो बाइनरी सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप सभी को कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो, जब इसको आप ऐड करते हो तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उसको आप बोलते हो बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, एक से अधिक भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, रिमेंबर, एक से अधिक सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक से अधिक सॉल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक से अधिक नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वाले केस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होते हैं उस वाले केस में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ही सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर सबको? ओके, तो अब इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे लेकर चलता हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है हमसे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ solute and solvent। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट तीन तरह से डिफाइंड है सॉल्यूशन, तीन तरह से डिफाइंड है डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप। अपने टाइप के ऊपर डिपेंड करके सॉल्यूशन तीन तरह से डिवाइडेड है। तो पहला हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम बोल रहे हैं वो है अपना सॉलिड सॉल्यूशन। पहले को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरे को हम बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन। बेटा ये तीन तरह के हैं सॉल्यूशन, तीन तरह से कैटेगराइज्ड है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, फर्दर सॉलिड सॉल्यूशन के तीन पार्ट हैं। अब सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे अलग से, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अलग से, और गैसेस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अलग से। तो सबके लिए पहले आप इतना नोट करें कि नेचर पे डिपेंड करते हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करते हुए सॉल्यूशन जो होता है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। कई लोग इसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फेस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो है कितने तरह का होता है ये भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करके सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। इतना अगर नोट कर लिया हो तो प्लीज़ इतना अगर नोट कर लिया हो तो मैं रफ कर दूं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन। पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद आगे बातें होंगी। तो पहला है अपना सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन बच्चों आप किसको बोलते हो, इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट कौन हो, सॉलिड हो। ठीक है, तो पहले मैं तीन कॉलम बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक 3 कॉलम्स। यहाँ लिखूंगा मैं सॉल्यूट, यहाँ लिखूंगा मैं सॉल्वेंट, और यहाँ लिखूंगा मैं एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल।
सो देखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट आपको क्या लेना है, सॉलिड लेना है, तो सॉलिड यहाँ ले लिया हमने, पहले सॉलिड लिया सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन जेन्युइन सी बात है, सॉल्यूशन कैसा होने वाला है तुम्हारा, देखो सॉल्यूशन कैसा होगा तुम्हारा, सॉल्यूशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्यूशन का जो फेस होता है दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। द फेस ऑफ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के यहां पर लिख रहे हैं इसको, द फेस ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है ये, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी जेन्युइन सी बात है सॉलिड ही होना है, सॉल्यूशन भी जेन्युइन सी बात है सॉलिड ही होना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है इसको आप देख लो, द फेस ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। द फेस ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का फेस हमेशा सॉल्वेंट के फेस पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस। क्लियर, इतना रफ करें, ये बस रफ करने वाला हूँ मैं, ओके। अब मैं बात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमको चलना है, एग्जाम्पल पे भी बात करनी है। सॉल्वेंट को लिया हमने सॉलिड, फिर यहाँ पर भी सॉल्वेंट हम लेंगे सॉलिड ही, और यहाँ पर भी हम सॉल्वेंट लेंगे सॉलिड ही, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, पहले सॉलिड लिया था सॉल्यूट, अब लिक्विड लिया और फिर गैस ले लिया। तो बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो सॉलिड वाला जिसमें सॉल्यूट सॉलिड रहेगा, और एक में सॉल्यूट लिक्विड रहेगा, और एक में सॉल्यूट गैस रहेगा। तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो आप सॉलिड सॉल्यूशन पाओगे, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है, यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर भी सॉलिड है, सो यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन क्या मिलना है, सॉलिड ही मिलना है। यहाँ पर भी सॉलिड है तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन आपको क्या मिलना है, सॉलिड ही मिलना है। तो बेटा सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो, तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाने के बाद से सॉल्यूशन सॉलिड कौन सा आएगा, कौन हो सकता है, तो जनरली हम इसमें बोलते हैं एलॉयज हो सकते हैं, एलॉयज, एलॉयज, ठीक है। एलॉयज हो सकता है कॉपर और जिंक का, दैट इज जिसको हम बोलते हैं ब्रास, ब्रास बोलते हैं हम, ठीक है। सो दिस वन इज आवर एग्जांपल, एलॉय हो सकता है। फिर कई बार मरकरी वगैरह गोल्ड में डिसॉल्व कराया जाता है ना, तो गोल्ड एक तरह का क्या है, सॉलिड है, मरकरी एक तरह क्या है, सॉलिड है, ठीक है। दोनों को, मरकरी को ले गोल्ड में डिसॉल्व करा रहे हैं, तो दैट वन विल आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूट है, मरकरी सॉल्यूट, मरकरी जो है वो भी सॉलिड है, और उसके बाद से जो तुम गोल्ड ले रहे हो वो भी सॉलिड है, और उनको आपस में मिलाने के बाद से फिर से तुमको सॉलिड ही मिल रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल ब्रास भी हो सकता है, एग्जाम्पल वो भी हो सकता है जो मैंने पहले बताया, मरकरी और गोल्ड वाला। फिर लिक्विड सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में मिलाएंगे तो हमको सॉलिड मिलेगा। अब भाई कौन सा लिक्विड सॉलिड में मिला है, तो देखो लिक्विड में मरकरी है तुम्हारे पास, मरकरी, मरकरी को तुम किस में मिला दो, मरकरी को तुमको सॉलिड में मिलाना है, तो मरकरी को तुम पीडी के साथ रिएक्शन कराओ, मरकरी का पैलेडियम के साथ रिएक्शन होगा, मरकरी इज अ काइंड ऑफ लिक्विड एंड इसका पीडी के साथ रिएक्शन होगा पैलेडियम के साथ। यहाँ पर जो तुमको मिलेगा, जो तुमको सॉल्यूशन मिलेगा मरकरी और पैलेडियम का, दैट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। वो कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है, मरकरी मैंने कहा लिक्विड, तो ये मरकरी क्या होगा, सॉल्यूट हो गया, ये लिक्विड है, ओके। और सॉल्वेंट में किसको लिया हमने, पैलेडियम को लिया। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सेम लाइक दैट, अब हम तीसरे बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि ये गैस है, गैस को मैं सॉलिड में मिला रहा हूँ, तो गैस को सॉलिड में मिलाने के बाद से मुझे सॉलिड ही मिल रहा है। तो मैं कौन सी गैस लूँ, तो मैंने यहाँ कहा कि हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन का पीडी के साथ करवा दिया, हाइड्रोजन गैस लिया और हाइड्रोजन का मैंने पीडी के साथ करवा दिया। हाइड्रोजन गैस जो थी वो पीडी के साथ रिएक्ट कर गई। यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी, एड्जॉर्प्शन होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एड्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो गई, तो ये तुम्हारा तीसरा रहा एग्जांपल, दैट इज गैस को सॉलिड में मिलाया तो तुमको सॉलिड ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन का जब पैलेडियम के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ओके, इतना फटाफट आप लोग नोट करें, फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें, फिर इसको रफ किया जाए। नोट कर लिया, ओके, ठीक है, इतना नोट कर लिया।
ओके तो एक बार और मैं रिकॉल करता हूँ, सॉलिड सॉलिड में मिलाओगे तो सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जांपल के लिए अलॉयज कॉपर या जिंक का ब्रास हो गया। फिर लिक्विड सॉलिड में मिलाओगे तो भी तुमको सॉलिड सॉल्यूशन ही मिलेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड रहता है तो सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड में ही आता है, सॉलिड के फेस में ही आता है। तो तुमने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया तो तुमको सॉल्यूशन कैसा मिला, सॉलिड मिला। ठीक है, और मैंने एग्जांपल में दिया मरकरी प्लस पीडी, मरकरी प्लस पीडी नहीं, ये पीडी गलती से लिख गया है, यहां पर लिखो तुम जिंक। ठीक है, मरकरी का जिंक के साथ और मरकरी का Hg का Ag के साथ, सिल्वर के साथ। ठीक है, मरकरी का जिंक के साथ या फिर मरकरी का सिल्वर के साथ। और उसके बाद मैंने कहा कि गैस सॉल्यूट है तुम्हारा, सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूशन तुमको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। गैस के रूप में हमने किसको ले लिया, हाइड्रोजन को। सॉलिड के फॉर्म में किसको ले लिया, पैलाडियम को। हाइड्रोजन पैलाडियम के साथ जाएगा तो एब्जॉर्ब होती है हाइड्रोजन गैस, तो जो मिलता है सॉल्यूशन तुमको वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन ये 3 तरह के हैं। ठीक है, देख लिया तुमने। अब इसके बाद से हम अगले की बात करते हैं, दैट इज जो हमारा सेकंड वाला था, जिसको हम बोलेंगे व्हाट वी विल कॉल दैट, हम उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूशन में कहा कि इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में बोलेंगे इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड। ठीक है, इतना क्लियर सबको, कोई दिक्कत। इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहां पर हम फर्स्ट, अब इसका जो है पहला हम लेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूट, यहां लिखेंगे सॉल्वेंट, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट पहले हम लेंगे मान लो सॉलिड, फिर हम लेंगे लिक्विड, फिर हम लेंगे गैस। सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड। तो सॉल्यूशन जेन्युइन सी बात है, कैसा बनना है, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, सॉलिड लिक्विड में मिलेगा तो लिक्विड मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में तो लिक्विड मिलेगा, तो बेस्ट एग्जांपल इसका है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल को वाटर में मिला दो। और तीसरा गैस इन लिक्विड, तो बेटा गैस इन लिक्विड में एरेटेड, एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं, एरेटेड ड्रिंक जिसको आप बोलते हो, और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या रहता है, जो CO2 गैस होती है ना, CO2 गैस, वो अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में लिक्विड के अंदर क्या कराया गया रहता है, उसे अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व कराने की कोशिश की गई रहती है। और जैसे ही हम कैप ओपन करते हैं तो वो जो गैस होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है ना। तो गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन कैसा, लिक्विड, एग्जांपल एरेटेड ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक। सो इतना अगर क्लियर है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो गई हमारी। अब तीसरे की बात करेंगे हम, गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना मैं रफ कर रहा हूं, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैसेस सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे गैसेस सॉल्यूशन की। प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एंड प्लीज जब तक आप वीडियो को देखा करें, अच्छे से देखा करें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज इट विल मेक प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, गैसेस सॉल्यूशन की बात करेंगे अब हम, गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ हम लिखेंगे कि इन विच द सॉल्यूशन इज अ गैस, जिसमें सॉल्यूशन क्या हो, एक गैस हो। इन विच द सॉल्यूशन की जगह पे लिखो बेटा, इन विच द सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्वेंट इज गैस, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, एक गैस होगा। तो फिर से वही कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूट, यहाँ लिखेंगे सॉल्वेंट और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे एग्जाम्पल, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सॉल्वेंट किसको लेना है हमको, गैस को लेना है। ओके, तो यहाँ से पहले हम लेंगे सॉलिड, फिर लेंगे हम लिक्विड, फिर लेंगे हम गैस। सॉल्वेंट में तीनों बार गैस ही रहेगा, और बेटा सॉल्वेंट जब गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनना है, गैस ही बनना है। अब पहले का एग्जांपल, सॉलिड को हम किस में मिला रहे हैं, गैस में मिला रहे हैं। अब तुम खुद से सोचो,
सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं, फिर लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं, फिर गैस को गैस में मिला रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको गैस में मिलाएंगे तो हमको गैस मिलने वाली है? तो देखो डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स इन एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर में देखे तुमने छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सॉल्यूशन कैसा रहता है? एक्चुअली गैसेस ही रहता है। एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी वजह से जो तुमको सॉल्यूशन मिलता है, एयर का जो एक तरह का सॉल्यूशन जो तुमको मिल रहा है, वो कैसा रहता है? जनरली वो गैसेस ही होता है। दूसरा, लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं हम। ओके, अब बताओ कौन सा लिक्विड ऐसा है जिसको हम गैस में मिलाएंगे तो हमको गैस ही मिलेगी? प्लीज़ 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 सोचो फटाफट, बारिश आने लगी। लिक्विड कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसको गैस में मिलाएंगे तो गैस ही मिलेगा? कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसको गैस में मिलाएंगे तो गैस ही मिलेगा? तो बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमिडिटी। नहीं सोच पा रहे हो ना? ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या रहता है बेटा? लिक्विड गैस में, मतलब वाटर वेपर्स जो होते हैं, वाटर वेपर्स आर इन एयर, ठीक है। वाटर वेपर्स एयर में रहते हैं। और फिर तीसरा हमारा गैस में, तो गैस में कौन है? बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा एयर इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट? O2 N2 एंड एक्सेट्रा, इन सब का क्या होता है? मिक्सचर होता है एयर। तो ये तुम्हारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एग्जांपल के साथ हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि जिस फेस में सॉल्वेंट होगा उसी फेस में सॉल्यूशन भी होगा, जिस फेस में सॉल्वेंट होगा उस फेस में ही सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। रफ करें? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। व्हाट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं हम? देखो, अब तुमने जितना भी पढ़ा उसमें तुमको दो ही चीज़ें पढ़नी है, दो इंपॉर्टेंट है जिसको तुमको पढ़ना है। एक तो सॉलिड लिक्विड में, एक सॉलिड सॉल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था, तो तुमको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन कैसा मिला? लिक्विड सॉल्यूशन। एक तो इसकी पढ़ाई करनी है, और दूसरा गैस लिक्विड में, और तुमको कैसा सॉल्यूशन मिला? लिक्विड सॉल्यूशन। इन दो की बेसिकली तुमको कंप्लीट स्टडी करनी है। सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड सॉल्यूट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, और सॉल्यूशन जो मिला वो लिक्विड सॉल्यूशन मिला। एक तो इसकी स्टडी करनी है तुमको, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तुमको, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, और दूसरा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, ये तुमको चेक करनी है। अब बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में तो लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है, और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में तो भी लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी फॉर अ सब्सटेंस? किसी सब्सटेंस के लिए सॉल्युबिलिटी क्या है? तो देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the maximum amount of solute dissolved in a solvent at a specific temperature will be called the solubility ऑफ द सब्सटेंस। अच्छे से देख लें इसको, क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो तो। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास ये एक वेसल है, ठीक है, तो इस वेसल में मैंने कहा मेरे पास वाटर है, और इस वाटर में मैं शुगर के कुछ क्रिस्टल्स को क्या कर रहा हूँ? डिसॉल्व करा रहा हूँ। टेम्परेचर इसका मैंने रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं चेक करूँ कि इस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट में, वाटर में कितना अमाउंट शुगर का डिसॉल्व हो रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो जाएगा एट फिक्स टेम्परेचर, इफ आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर,
अगर मैं टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस पर, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कर जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। वही कहलाएगा उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। याद रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर फिक्स रखना है आपको। क्लियर? सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हो आप? तो अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी जो गैस की लिक्विड में है उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पहला फैक्टर है तुम्हारा। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर हम बात करें कि क्या ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जो है इट डिज़ोल्व्स इन वाटर, क्या ऑक्सीजन पानी में मिलता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस तरह का एक वेसल है और उस वेसल में है पानी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये एक वेसल है, इस वेसल में है मेरे पास पानी, तो मैं कह रहा हूँ ये O2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या ये O2 गैस के मॉलिक्यूल्स इस वाटर में डिज़ोल्व करेंगे? तो आंसर है यस डिज़ोल्व करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये O2 ना हो करके HCl है, HCl के मॉलिक्यूल है, तो क्या HCl के मॉलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे? तो आंसर है यस, HCl के मॉलिक्यूल्स भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। बट द कंडीशन इज़ दैट, कहानी ये है कि पोलर सॉल्यूट हैव more solubility in polar solvent compared to non-polar solute in पोलर सॉल्वेंट। बात को अच्छे से सुना जाए, क्या कहा जा रहा है? मज़ा तो आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से देखते रहा करो यार, टाइम दोगे तभी समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत लो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट हैव मोर सॉल्युबिलिटी। पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पोलर सॉल्वेंट में। जैसे हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक चीज़ें जो होती हैं उनको अपने ही तरह की चीज़ें पसंद होती है ना। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, अपने तरह की चीज़ें वो डिज़ोल्व करा लेता है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। जब हम कंपेयर कराते हैं कि पोलर सॉल्यूट को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व कराते हैं तो इट में पॉसिबल कि वो डिज़ोल्व कर जाए, बट उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगा जितना पोलर सॉल्यूट का पोलर सॉल्वेंट में रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास HCl गैस है, HCl गैस, तो ये HCl गैस कैसे टूटता है? H+ और Cl नेगेटिव में यही टूटता है। तो हम क्या कहते हैं भाई कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब मान लो मैं HCl को अगर पानी में मिला रहा हूँ, तो पानी में जब मैं मिलाऊंगा
तो पानी में मिलाने पर इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आने की वजह से ये अच्छे से डिसॉल्व कर जाएगा और हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। HCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अच्छे से घुलेगा, ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, तो हम कहेंगे हाई सॉल्युबिलिटी है। ठीक है। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल में मैं कहूँ कि अगर मेरे पास O2 है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास Cl2 है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास O2 है, मैं कहूँ कि मेरे पास N2 है, ये सब हैं, तो अगर इन सबको मैं पानी में डिज़ोल्व कराना चाहता हूँ तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। वाटर में ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है, लेकिन सफिशिएंट, मतलब यू कैन से कि अप टू द मार्क सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस की नहीं रहती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर उतना ही ऑक्सीजन गैस मौजूद रहता है जितना कि एक्वाटिक एनिमल्स को चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ नॉट पोलर एंड वेयर इज वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। एंड if I try to dissolve the HCl gas, then HCl gas will completely dissolve inside the water because of its polarity. HCl also polar solute and the water is also kind of polar solvent. So polar में जाके डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में जाके डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर में डिसोल्यूशन बहुत कम होता है। क्लियर है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सबको क्लियर है क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे बात करें क्या? रफ कर रहा हूँ इतना। सेकंड है हमारा टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट हम बात जिसकी करने जा रहे हैं, जो सेकंड फैक्टर है हमारा, जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इफेक्ट करता है, वो है हमारा टेम्परेचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे लोग अगर अभी तक अच्छे से नहीं देख रहे थे तो प्लीज़ इस टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से देखें, टेम्परेचर वाले टॉपिक को अच्छे से देखें। ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेम्परेचर सेकंड फैक्टर है आपका जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो टेम्परेचर की बात करो, देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक वेसल है और इसमें है तुम्हारे पास लिक्विड, ठीक है, इसमें है तुम्हारे पास लिक्विड और यहां पर है गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब भाई तुमको क्या करना है? तुम चाहते हो कि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। सॉल्युबिलिटी का मतलब यही ना कि गैस लिक्विड में जाकर डिसॉल्व हो, तो तुम चाहते हो कि गैसेस पार्टिकल्स जो हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाकर के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएं। तो लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए अगर आप सोचो कि अगर आप इसको हीट कर दोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा लिक्विड में, वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? खुद से सोच के देखो। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा रहे हो, लुक ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कब इसमें आकर के डिसॉल्व होंगे? ये मॉलिक्यूल्स कब आकर के इसमें डिसॉल्व होंगे? ये मॉलिक्यूल्स तब आकर के डिसॉल्व होंगे व्हेन दे विल रिलीज एनर्जी। जब ये अपने अंदर से एनर्जी निकाल देंगे तब ये जाकर के इसमें डिसॉल्व होंगे। आई मीन टू से दैट कि ये मॉलिक्यूल्स जब कंडेंस होंगे ना तब इसमें आकर के डिसॉल्व होंगे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि ऑलरेडी इनके पास एनर्जी थी, ये भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ऑलरेडी इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होना चाह रहे थे और तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी? तो नहीं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मतलब जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, टेम्परेचर जब तुम बढ़ा देते हो, इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ वर्ड्स में लिखते हैं इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
सिंपल सी बात है। आपने अगर हीट दे दी तो ये एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, ये जो रिएक्शन होती है ना, द डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिसोल्यूशन है किसी लिक्विड में, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जब वो डिसॉल्व होते हैं या फिर जब वो डिसॉल्व होना चाहते हैं तो वो एक्चुअली अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी के रिलीज होने का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अपनी एनर्जी जो हो रहे हैं वो रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फॉर दिस रिएक्शन यू कैन राइट व्हाट? डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव क्योंकि ये एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, रिलीज। वन मोर थिंग फ्रॉम हियर यू कैन राइट कि भाई एक चीज़ और सोचो तुम, अगर तुम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, देखो भाई सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तभी तो इसमें आकर डिसॉल्व करेंगे। एनर्जी रिलीज करने का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। अब मैं कहूँ कि एक और फैक्टर पे मैं बात करूँ कि जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो एनर्जी के रिलीज करने पे क्या होगा? इनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। एनर्जी जब ये रिलीज करेंगे अपने अंदर से, एनर्जी जब ये रिलीज कर देंगे, जब तक इनके पास एनर्जी है तब तक तो ये बहुत ज़्यादा रैंडम है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी? घटने लगेगी। तो डेल्टा एस जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी जो होगा इस गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए, जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा एस इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो इसका जो एंट्रोपी है वो क्या? घटने लगेगा। एंट्रोपी किसको बोलते थे आप? रिमेंबर, रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हो आप। रैंडमनेस, कोई चीज़ अगर इधर उधर जा रही है, रैंडमली घूम रही है, इधर उधर फ्री है घूमने के लिए, तो उसकी रैंडमनेस अगर ज़्यादा है, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा वाइडली घूम सकता है तो आप बोलोगे डेल्टा एस पॉजिटिव है। और अगर उसकी रैंडमनेस घटने लगी तो आप बोलोगे डेल्टा एस नेगेटिव होने लगा। डेल्टा एस किसको डिनोट करता है? चेंज इन एंट्रोपी को। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इन द सेंस क्या होता है? रैंडमनेस। रैंडमनेस घटी तो डेल्टा एस नेगेटिव, रैंडमनेस बढ़ी तो डेल्टा एस पॉजिटिव। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता क्योंकि रैंडमनेस और ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसीलिए हमको टेम्परेचर घटाना था। तो टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एस तुम्हारा क्या आया? नेगेटिव आया। अच्छा एक चीज़ और, क्या तुम्हें याद है डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या होता था? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इजिकल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डिड यू रिमेंबर दैट? ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? डेल्टा जी इजिकल्स टू क्या होता था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा एक बात सुनो, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाह रहे हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जा करके क्या हो जाए? वाटर में डिसॉल्व कर जाए। आप यही चाह रहे हो कि ये मॉलिक्यूल्स जा करके वाटर में डिसॉल्व कर जाए, मतलब आप चाह रहे हो कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, अपने आप हो जाए। आप चाह रहे हो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, मतलब कि मॉलिक्यूल्स अपने आप आकर के इसमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा एस मैंने तुमको प्रूव कर दिया कि डेल्टा एस यहाँ से नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ध्यान से देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से सुनो। डेल्टा एच यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा एच यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव। और डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो है वो भी नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? डेल्टा एच नेगेटिव और ये प्लस टी डेल्टा एस। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूँ कि तुम अगर मैं कहूँ कि ये लगातार चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो ऑल ओवर वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? नेगेटिव आ जाएगी। अगर टेम्परेचर घटेगा
टेम्परेचर घटना स्टार्ट किया और ये अगर बढ़ना स्टार्ट किया, चेंज इन एंथैल्पी अगर बढ़ गया, चेंज इन एंथैल्पी अगर बढ़ना स्टार्ट किया तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा तुम्हारा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू लगातार घटने लगेगी कि नहीं, डेल्टा एच जो होगा वो लगातार डिक्रीज करने लगेगा। माइनस डेल्टा एच जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये लगातार डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ये लगातार घटने लगेगा। हालांकि हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि रिएक्शन को इस पूरे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको डेल्टा एच को नेगेटिव लेना है, तभी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस तो होगा नहीं। हमको डेल्टा एच को नेगेटिव रखना है। तो अब तो मेरी बात सुनो, अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा तो टेम्परेचर के बढ़ने पे ये डेल्टा एच को क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा, और ऑल ओवर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में एक चीज़ और, डेल्टा जी से पहले एक चीज़ और समझा दें, अगर तुम्हारा ये टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ से देखो डेल्टा एस की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये डेल्टा एस बढ़ रहा है मतलब चेंज इन एंट्रोपी बढ़ रहा है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है। तो रैंडमनेस अगर बढ़ रही है, रैंडमनेस अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है ना। रैंडमनेस जितनी ज़्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। और यहाँ से देखो ये टेम्परेचर के लगातार बढ़ाने पर डेल्टा एच की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, और टेम्परेचर के लगातार बढ़ाने पर डेल्टा एच की वैल्यू लगातार घटेगी, जो नेगेटिव डेल्टा एच है। हालांकि हमको नेगेटिव डेल्टा एच ज़्यादा चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस है, तभी तो हम कहेंगे कि इसमें आकर के डिसॉल्व करेगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है कि हमको टेम्परेचर जो हुआ है वो हमारा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और ये डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर होती है कि टेम्परेचर जो होगा वो घटना चाहिए, टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करना चाहिए, तभी हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करने लगेगी। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर वाला खेल। यहाँ से मुझे लगता है कि टेम्परेचर का खेल सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं रफ करने जा रहा हूँ एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड फैक्टर। अब हम तीसरे फैक्टर पे जा रहे हैं बात करने, और जो तीसरा फैक्टर है हमारा वो है हमारा प्रेशर। हम प्रेशर पे बात करेंगे अब। ओके, सो द थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर पे आए, तीसरा फैक्टर तुम्हारा प्रेशर। अब मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेसल है, उस वेसल में मेरे पास लिक्विड है। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेसल है, वेसल में एक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर कुछ कुछ गैस के पार्टिकल्स या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ाऊँगा तो प्रेशर के बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स जो होगी वो स्ट्रांग होती जाएगी और उनमें से एनर्जी रिलीज होने लगेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो एक दूसरे को बहुत क्लोज हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने पर क्या हो जाएगा, वो आकर के लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट, ये तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर जो होगा वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से तुम लिख सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और इस इक्वेशन को, ये जो सिंपल सी बात है, दैट वाज यूज्ड बाय हेनरी। सबसे पहले इसको हेनरी ने यूज़ किया, और हेनरी ने यूज़ करके अपना एक लॉ बनाया। उस लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हेनरी ने अपना जो लॉ दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आप कैसे, सॉल्युबिलिटी इन द सेंस आप क्या समझ रहे हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबिलिटी इन द सेंस आप क्या समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी से हम यही तो समझ रहे हैं कि सॉल्यूट जो है, हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, यही ना है। सॉल्युबिलिटी का क्या सेंस है कि हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एज अ गिवन टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट
के बारे में पता करने के लिए ही तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, नॉर्मेलिटी पढ़ा था, फॉर्मेलिटी पढ़ा था। ये सब हमने किस लिए पढ़ा था? टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्वेंट। यही जानने के लिए पढ़ा था कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में मौजूद है। और यहां पर सॉल्युबिलिटी इन द सेंस यही होता है कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में मौजूद है, मतलब इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हेनरी ने क्या किया कि सबसे आसान वाला कंसंट्रेशन टर्म उठाया जिसको उन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन। हेनरी ने क्या किया, सबसे आसान वाला कंसंट्रेशन टर्म उठाया जिसको उन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन, और उन्होंने कहा कि प्रेशर जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। तो सॉल्युबिलिटी इन द सेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इन द सेंस व्हाट, मोल फ्रैक्शन। अब उन्होंने मोल फ्रैक्शन ही क्यों चूज किया? बिकॉज मोल फ्रैक्शन के पास दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने मोल फ्रैक्शन को प्रेफर किया इन सब के कंपैरिजन में। पहला तो ये कि इट इज द इजीएस्ट वन, सबसे आसान है ये। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये ना मोल फ्रैक्शन है। तो एक तो ये इजी था, और दूसरा फैक्टर क्या था कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, यहां लिखता हूं मैं, ही चूज मोल फ्रैक्शन बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पहला फैक्टर, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। भाई हमको देखा हमने कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो मतलब टेम्परेचर हमारा एक फैक्टर है। तो टेम्परेचर से हम कोशिश करेंगे जितना दूर रह सके उतना टेम्परेचर से दूर रहें हम, है ना। टेम्परेचर से हम दूरी बना करके रखेंगे। तो पहला रहा कि मोल फ्रैक्शन उन्होंने इस वजह से चूज किया क्योंकि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। एंड सेकेंड, मोल फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट, मोल फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, सिंपलेस्ट कंसंट्रेशन टर्म। पहला तो ये रहा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ये कि मोल फ्रैक्शन एक सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है, सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन एक सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। सो दैट इज व्हाई ही चूज व्हाट, इसी वजह से उन्होंने चूज किया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली हमको किस बात को यहां पर डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा? तो वो सॉल्युबिलिटी को डिनोट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। फिर उन्होंने कहा कि मैथमेटिकली जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उन्होंने कहा कि P इज इक्वल्स टू KH X। सो दिस इज व्हाट यू कॉल हेनरी लॉ। इसी को आप क्या बोलते हो? हेनरी का लॉ, हेनरी लॉ। इसको आप हेनरी लॉ बोलते हो, जहां पर ये जो है इसको आप बोलते हो हेनरी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्वेंट। KH की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस तरह का सॉल्यूट सॉल्वेंट में मौजूद है, ठीक है। KH की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। सो दिस इज व्हाट योर हेनरीज लॉ, दैट पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है, अभी आगे पढ़ाते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू KH X, ये है तुम्हारा हेनरी का लॉ, ठीक है। अब इतना रफ कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, रफ कर रहे हैं, इतना रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। दोबारा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोबारा? हेनरी का लॉ दोबारा लिख रहे हैं। तो हेनरी ने अपने लॉ में क्या कहा, अब ऊपर वाला भी रफ कर देता हूं मैं। हेनरी ने अपने लॉ में क्या कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहां से उन्होंने कहा प्रेशर इज इक्वल्स टू KH X। यहां पर ये प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। एंड दिस इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये बात है इनकी, प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मैंने कहा हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट चेंज होगा तो हेनरी का कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हेनरी का लॉ कैसे डिफाइंड है, हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर applied by the partial pressure applied by the gas
will be directly proportional to the mole fraction of the gas present in the solution। ध्यान से देखो, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है, और थोड़ा सा वाइड लिखते हैं, खिचड़ी पक गई इसी में अपनी। द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द लिक्विड सरफेस will be directly proportional to the mole fraction of the gas present in the solution। भाई कहने का ये मतलब है प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट लिख लो, सॉल्वेंट ज़्यादा अच्छा है। हेनरी का लॉ क्या बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बात को सुनो, ये तुम्हारा है लिक्विड और यहाँ तुम्हारे है गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स भाई कंप्लीट प्रेशर होली प्रेशर तो लगा नहीं सकते, पार्शियल प्रेशर ही लगाएंगे। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो पार्शियल प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे लगा रहे हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पार्शियल प्रेशर जो इस लिक्विड के सरफेस पे लगा रहे हैं, वो प्रेशर जो होगा, जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस लिक्विड के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का, इस लिक्विड के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का। देखो ऐसा रहता है ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, तो कुछ मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो चुके रहते हैं, ऑलरेडी डिसॉल्व रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डिसॉल्व रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड के इस लेयर पे, लिक्विड के इस लेयर पे ये जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे वो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस लिक्विड के अंदर जो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स के, इस लिक्विड के अंदर जो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोल फ्रैक्शन मौजूद हैं, इस लिक्विड के अंदर जो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोल फ्रैक्शन मौजूद हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब एक चीज और सुनो कि देखो तुम, अगर मैं कहूं कि फॉर्मूला मेरा ये था ना, अगर मैं कहूँ कि P इजिकल्स टू के एच एक्स, अगर मैंने इतना कहा और मैं कहूँ कि प्रेशर जो है, अगर मैं प्रेशर को कह दूँ कि प्रेशर इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट ले लूँ, P इज कांस्टेंट, अगर मैं मान लूँ कि P कांस्टेंट है, तो P अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, X जो होगा X विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, KH, x जो होगा वो KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई मीन टू से दैट मैं लिख सकता हूँ कि KH विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, जो KH होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x के। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो कि टेम्परेचर क्या होता था, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी होता था कि नहीं, बताया था ना मैंने, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की जगह पे ही तो हमने x लिखा हुआ है। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब अब यहाँ से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दूँ, ध्यान से देखो, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x और KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो मैं इस इक्वेशन को अगर रिलेट कर दूँ तो मैं क्या कहूँगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, KH, टेम्परेचर जो है वो KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी बढ़ने लगेगी, और अगर तुम टेम्परेचर सॉल्यूशन का घटाओगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी घटने लगेगी। तो क्या सबको हेनरी का लॉ समझ में आया है, हेनरी लॉ क्या सबको समझ में आया? आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट, सब कुछ समझाने की एक बेहतर कोशिश की मैंने, और मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए आपको अगर कोई परेशानी आती है वाइल लेक्चर, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है अगर आपको पूरे लेक्चर के दौरान, तो प्लीज़ उसको जो है बता दिया करें। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे, फिर हम कल अपना अगला वीडियो लेकर के आते हैं, अपने अगले लेक्चर को लेकर के आएंगे, दैट इज रिलेटेड टू द राउल्ट्स लॉ। ओके, टिल देन पढ़ाई करते रहो, जय हिंद।